मेरे साथ लाइव फिजिक्स पढ़ोगे तो आ जाओ अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। यूज माय कोड विक्रांत। ये चल रही है नीट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सीरीज, इसमें हम एक सिंगल वीडियो में पूरे के पूरे चैप्टर के सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जितने भी हैं पिछले 33 ईयर्स में सारे सॉल्व कर लेते हैं एक ही वीडियो में। साथ में हम थ्योरी भी पढ़ते हैं, सारे के सारे फॉर्मूले भी मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनको बता दूं, मेरा नाम है विक्रांत किरा, मैंने आईटी खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी है। और अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप सबसे पहले सबसे काम की बात की कलरफुल नोट्स और सारे के सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट के लिए आपको आ जाना है bit.ly/physicsandgame पे। वहाँ पे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, सारे के सारे नोट्स की पीडीएफ एब्सोल्युटली फ्री आप डाउनलोड कर सकते हो। बदले मेरी बस एक रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को शेयर कर देना विद #physicsandgame। साथ में आप मुझे टैग भी कर सकते हो इंस्टाग्राम वगैरह पे @विक्रांत से। और आप मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हो। उससे फॉलो करने के बहुत सारे फायदे हैं। जब भी मेरी लाइव क्लास होगी फ्री वाली आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो उसके लिए क्या करना है, आपको सबसे पहले अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है, जो कि आईफोन एंड्रॉयड दोनों पे अवेलेबल है। उसके बाद आपको अपना फ्री अकाउंट बनाना है, एब्सोल्युटली फ्री है, कुछ पैसे नहीं लगते यहाँ पे। और फिर सर्च करना VIKRANT, तो मेरी इस तरीके से प्रोफाइल मिल जाएगी। यहाँ पे टच करोगे तो आपको मेरी इस तरीके से प्रोफाइल दिखाई देगी। यहाँ पर फॉलो का बटन है, प्लीज़ फॉलो कर लेना। उसके बाद आपको हमेशा मेरी क्लासेस के नोटिफिकेशन आ जाया करेंगे। आप मेरी एग्जिस्टिंग क्लासेस भी देख सकते हो। कोई सी भी क्लास देखने के लिए, लाइव हो या पहले जो रिकॉर्ड हो चुके वो वाले सेशन हो, कोई भी देखने के लिए आपको अपना फ्री प्लान अनलॉक करना पड़ेगा। तो अनलॉक करने के लिए यू कैन यूज माई इनवाइट कोड विच इज़ अगेन VIKRANT। वो देखिए अनलॉक का बटन दबा देना, फ्री प्लान अनलॉक हो जाएगा। आप मेरी एग्जिस्टिंग क्लासेस और आने वाली अपकमिंग फ्री लाइव क्लासेस देख पाओगे। यहाँ पर बहुत ही कम डेटा कंज्यूम करने वाला एक स्पेशल व्हाइट बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड तो नहीं बोलेंगे, ब्लैक बोर्ड है इसलिए। और यहाँ पे चैट होती है, लाइव इंटरेक्शन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, बड़ा मज़ा आता है यहाँ पढ़ने में। और अनअकैडमी पर प्लस सब्सक्रिप्शन भी होता है। प्लस सब्सक्रिप्शन के बहुत सारे फ़ायदे हैं। क्या फ़ायदे हैं? पहली बात तो वहाँ पे डेली लाइव क्लासेस होती हैं स्ट्रक्चर्ड तरीके से, और बहुत सारे टेस्ट और क्विज होते हैं, ताकि सिर्फ पढ़ाई नहीं करोगे, आप टेस्ट भी करते रहोगे। आप कंपटीशन में कहाँ स्टैंड करते हो, आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। हर चौथा सेशन वहाँ पर डाउट सेशन होता है। बहुत सारे कोर्सेज और बैचेस हर हफ्ते लॉन्च होते हैं। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने साल की एकदम स्टार्टिंग में ज्वाइन कर रहे हो, बीच में कभी ज्वाइन कर रहे हो। आप जब जागो तभी सवेरा तो ज्वाइन कर सकते हो। आपको पर्सनलाइज डैशबोर्ड भी मिलता है कि मैं कितना पढ़ रहा हूँ, कौन सा टॉपिक में मेरे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, क्या पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत है, सब कुछ आपको मिल जाता है। प्लस सब्सक्रिप्शन के अलावा और एक सब्सक्रिप्शन है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। इसमें प्लस सब्सक्रिप्शन वाले सारे बेनिफिट्स तो हैं ही सही, साथ में आपको मिलता है स्टडी प्लानर और पर्सनल कोच। ये पर्सनल कोच एक मेंटोरशिप प्रोग्राम है, इसमें आपको 1-on-1 मेंटोरशिप मिलती है। ऐसा नहीं होता कि यूट्यूब पे एक इंसान ने बोल दिया अब 10,000 लोग सबके लिए वही एडवाइस लागू होती है। नहीं, आपकी नीड्स के हिसाब से आपको पर्सनलाइज, कस्टमाइज, टेलर मेड आपको एडवाइस मिलेगी। और सही समय पर लाइफ में सही एडवाइस मिल जाए तो उससे आप करियर में कहाँ पहुँचते हो उस पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो आई सजेस्ट दिस इज़ अ वेरी गुड फीचर। इफ़ यू कैन अफोर्ड इट, प्लीज़ गो फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। प्लस ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप अनअकैडमी ऐप पर ही ले सकते हो। 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, या 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, या अपनी ज़रूरत के हिसाब से आधे साल का या 6 महीने का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। कोई भी सब्सक्रिप्शन लो, प्लस या आइकॉनिक, यूज़ माई कोड विक्रांत टू गेट मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। तो आ जाओ अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे, मुझसे भी लाइव पढ़ो। और इंडिया के जितने भी टॉप ऑथर्स और एजुकेटर्स हैं सब अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे लाइव पढ़ा रहे हैं, किसी से भी पढ़ सकते हो आप। तो जिन लोगों ने ये सब वीडियो पार्ट स्किप कर दिया उन लोग के लिए वापस से बता दूं, यूज माई कोड विक्रांत ऑन द अनअकैडमी लर्निंग ऐप। अब आते हैं पढ़ाई करना शुरू करते हैं, लाइव पढ़ेंगे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे। अभी हमारा पहला टॉपिक है EM वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। होती क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। और यहाँ पर मान लो वेव हमारी इस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से ऊपर नीचे वेरी करेगा, देखो एक्स एक्सिस पे, और मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर इस तरीके से वेरी करता है। यहाँ पर कुछ चीज़ें ध्यान देने वाली हैं कि पहली बात, जिस वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू होती है उसी वक्त हमारे मैग्नेटिक फील्ड की भी मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो ये एक्चुअली इन फेज होते हैं। जब इनकी मिनिमम वैल्यू होती है, अगर इस तरफ पॉजिटिव है उस तरफ नेगेटिव है तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, तो इसकी भी मिनिमम वैल्यू हो जाती है। इन फेज होते हैं यहाँ पर। अच्छा, ये प्रोड्यूस किए जाती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक्सिलरेटिंग चार्ज के कारण। अगर चार्ज रुका होता है, स्टैटिक होता है, तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और अगर वो एक्सिलरेट करने लगता है तो वो फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती हैं, हमारे साउंड की तरह नहीं होती हैं वो।
और ये ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं और पोलराइज की जा सकती हैं। पोलराइज का मतलब होता है, देखो इनका ये, अगर मैं सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक्स डायरेक्शन में इस तरीके से ऊपर नीचे उसकी वैल्यू कम ज़्यादा हो रही है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी हो जिसमें वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तो हम बोलते हैं कि वहाँ पे प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है। एक का प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ऐसा था, दूसरे का ऐसा था। ये सब हम एक्चुअली बाद में पढ़ने वाले हैं, अभी तो इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं। अब ये जो वेव होती है इसमें कुछ एनर्जी स्टोर होती है। एनर्जी कहाँ स्टोर होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड में भी होती है, मैग्नेटिक फील्ड में भी स्टोर होती है, और दोनों बराबर एनर्जी स्टोर होती है। जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर हुई उतनी मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर होगी, और दोनों का मैग्नीट्यूड भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एनर्जी इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। यहाँ पे ई इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी आरएमएस वैल्यू हम लेंगे। देखो एक साइनोसॉइडल फंक्शन है तो इसकी पीक वैल्यू कुछ हो सकती है, लेकिन आरएमएस वैल्यू कुछ और होती है। आरएमएस वैल्यू का हमें फॉर्मूला पता है, क्या होता है? ई आर एम एस इज इक्वल टू ई की जो पीक या मैक्सिमम वैल्यू है डिवाइडेड बाय √2। इसी तरीके से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो एसोसिएटेड एनर्जी है वो जाती है हाफ म्यू नॉट बी स्क्वायर। यहाँ पे बी भी हम आरएमएस लेने वाले हैं। तो इससे रिलेटेड जितने भी सवाल आए क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहला सवाल, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर कॉज्ड बाय, तो इसका कॉज क्या होता है? देखो स्टेशनरी चार्ज नहीं, यूनिफॉर्मली मूविंग चार्जेस नहीं, एक्सिलरेटेड चार्जेस यस, ऑल ऑफ द अबव नहीं। तो इसका आंसर सीधे सीधे आता है सी। बहुत ही आसान सवाल, फ्री में मार्क्स बटे थे 1999 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो भी एक्चुअली रिपीट हुआ है। आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विच वन कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस अ प्रोपगेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? वही एक्सिलरेटिंग चार्ज होगा कहीं पे। कहाँ है ऑप्शन? कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी इज द एक्सिलरेटिंग चार्ज। तो ये हमारा आंसर आता है, फ्री में मार्क्स बढ़ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर इन ऑपोजिट फेज एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर तो होते हैं लेकिन ऑपोजिट फेज में नहीं होते, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। इन ऑपोजिट फेज ये भी नहीं होगा यार, सेम फेज में होते हैं। पैरेलल टू ईच अदर ये भी नहीं होता। इन फेज एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, हमें पता है यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो हमारा आंसर एक्चुअली सी हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर ओरिएंटेड अलोंग। फिर बहुत ही आसान क्वेश्चन है। द सेम डायरेक्शन एंड इन फेज नहीं, द सेम डायरेक्शन बट हैव फेज डिफरेंस ऑफ 90 नहीं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस एंड आर इन फेज यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन बट हैज़ ए फेज डिफरेंस ऑफ 90 नहीं यार, हमारे ये सेम फेज में होते हैं। जिस वक्त वैल्यू जीरो होती है दोनों की ही वैल्यू जीरो होती है, जिस वक्त मैक्सिमम होती है दोनों की ही मैक्सिमम होती है, तो हमारा आंसर सी आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? इनमें से कौन सा वाला फॉल्स है? बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स अटेन द मैक्सिमम एंड मिनिमा एट द सेम प्लेस एंड सेम टाइम। तो हाँ ये तो सही है, जब भी मिनिमा होता है तो यहाँ पे होता है, मान लो मिनिमा तो जीरो भी साथ में आता है, मैक्सिमा भी साथ में आता है, इन फेज है, तो ये एक्चुअली ये तो हमारा हो जाएगा ट्रू। द एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेक्टर्स। ठीक है, ये भी ट्रू है, हमें पता है जो एनर्जी होती है वो इक्वली डिवाइडेड होती है दोनों। Both electric and magnetic field vectors are parallel to each other and perpendicular to the direction of propagation of wave। यहाँ पर देखो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव तो ये है, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ये तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, सब चीज़ें परपेंडिकुलर होती हैं। तो यहाँ पर इसने पैरेलल का वर्ड का यूज़ कर लिया, पैरेलल तो कुछ नहीं होता है, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। These waves do not require any material medium for propagation. Yes, this is also true. हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है, वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती हैं। The ratio of contributions made by the electric field and magnetic field components to the intensity of electromagnetic wave is। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इंटेंसिटी में, इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? वो हो जाती है हमारी क्या, एनर्जी पर यूनिट एरिया, ऐसी कुछ चीज़ होती है पर यूनिट टाइम। बेसिकली एक ही चीज़ का कंपोनेंट हम पूछ सकते हैं कि दोनों कितना कंट्रीब्यूट करें, कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है। तो हमें पता है कि मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में ही बराबर अमाउंट में एनर्जी स्टोर होती है, तो हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा 1:1। हमें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। कितनी एनर्जी होती है? देखो होती है हाफ म्यू नॉट बी स्क्वायर, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड वाली होती है, और यही इक्वल होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के बराबर। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसी के साथ हमारा टॉपिक खत्म हो गया। अब आते हैं अगले टॉपिक पे।
वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है? देखो पहली बात तो वेव जाती है, उसकी कुछ वेलोसिटी होती है। अब वेलोसिटी इस दिशा में, यानी वेव इस दिशा में प्रोपेगेट करिए, लेकिन उसका इलेक्ट्रिक फील्ड उधर होता है, मैग्नेटिक फील्ड इधर होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड इधर भी हो सकता था। हमें पता करना है कि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर तो हैं, लेकिन इनके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट लोगे मैग्नेटिक फील्ड से, ई क्रॉस बी से हमें वेलोसिटी का डायरेक्शन मिलता है। मैग्नीट्यूड की बात नहीं करेंगे हम, यहाँ पे सिर्फ डायरेक्शन की बात करेंगे। तो पहली बात तो हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं राइट हैंड से, ठीक है? इस चीज को ध्यान से समझ। अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में है, मैग्नेटिक फील्ड इस दिशा में है, तो राइट हैंड से मैं इस तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट लूंगा, है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मैं अपना हाथ को कर्ल करूंगा। जो मेरा अंगूठे का निशान है वो प्रोपोगेशन ऑफ ईएम वेव का डायरेक्शन आ जाएगा, ठीक है? इस तरीके से हमें डायरेक्शन देखना होता है। तो इससे बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, इसको ध्यान रखना। इससे हमें ये भी पता चलता है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और प्रोपोगेशन का डायरेक्शन तीनों परपेंडिकुलर होते हैं। ये तो बहुत ही आसान सी बात है। अच्छा, इनके मैग्नीट्यूड के बीच में एक रिलेशन होता है, वो होता है E/B=C, ठीक है? तो इस प्रॉपर्टी का भी काफी यूज होता है, कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे गए हैं, तो इसको याद रखना। E/B=C। सी यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट होती है। अच्छा, सी की एक और वैल्यू होती है 1/√μ0ε0। डायरेक्टली सवाल आते हैं इस पे, सीधे सीधे इसको याद रखना। कई बार इस फॉर्मूले का यूज करके हमें डायमेंशनल एनालिसिस वाले क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। अच्छा, ये तो बात तब हो गई जब वैक्यूम में हमारी वेव प्रोपोगेट कर रही है, वहां पे हमारे पास ε0 और μ0 होता है। लेकिन किसी भी मीडियम में हमारे पास ये परमिटिविटी और परमिएबिलिटी की अलग अलग वैल्यूज आ जाती, तो वहां पर हमारे पास जो वेलोसिटी आ जाती है वो आ जाती है 1/μ की जगह हम लिख देंगे μr μ0, जो कि उस मीडियम के लिए जो म्यू की वैल्यू हो जाती है ना μm, वो हो जाएगी। ε0 की जगह हम उस मीडियम के लिए जो एप्सिलॉन की वैल्यू है वो रख देंगे। तो हमारे पास इस तरीके से वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाता है किसी भी मीडियम में। अब हमारे पास वेलोसिटी है मीडियम में, वेलोसिटी है वैक्यूम में, और ये ईएम वेव्स, एक्चुअली लाइट भी हमारी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। तो हमें एक चीज पता है, यहाँ पर वेलोसिटीज के रेशियो को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n। वो क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम। तो यही दोनों फॉर्मूले आप यहाँ पर रख दोगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला आ जाता है √μr∈r। इस पे भी एक सवाल नीट में पूछा जा चुका है। अच्छा, जब भी मीडियम चेंज होता है उस वक्त फ्रीक्वेंसी लाइट की कांस्टेंट रहती है। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है v, हमारे पास फॉर्मूला था v=f लैम्डा। अब मीडियम चेंज हो रहा है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, वेलोसिटी अगर चेंज हो जाएगी तो ये लैम्डा यानी कि वेवलेंथ को भी चेंज होना पड़ेगा। इस पे बहुत सारे सवाल आप लोग पहले भी छोटी क्लासेस में सॉल्व कर चुके हो। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेटिंग इन वैक्यूम इज इक्वल टू। हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। हमसे B/E की वैल्यू पूछी। अब हमें ये तो नहीं पता, हमें एक चीज पता है कि E/B ये वैल्यू जरूर स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। तो यहाँ पर हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी सीधे सीधे 1/c। तो देखो कौन सा ऑप्शन सही है? द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ना, द रेसिप्रोकल ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। यस, B इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल सा सवाल था। अगला सवाल देखते हैं। If E and B represent electric and magnetic field vectors of electromagnetic waves, then the direction of propagation of waves will be along। तो हमें पता है क्रॉस प्रोडक्ट आता है, अब वो B क्रॉस E होता है या E क्रॉस B होता है? इसमें से कोई सा होगा, हमें याद रखना है। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। अच्छा, पिछले वाले फॉर्मूले में भी आप देख लो, यहाँ पर E/B है, फिर उस पर C आता है। इसको आप कैसे याद रख सकते हो? हम क्लास में 12th में भी पढ़ते, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, बाद में मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ते। इस तरीके से आप इसको याद रख लेना, सब जगह ये थ्योरी लगा लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एन EM इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोपगेटिंग इन अ मीडियम विद द वेलोसिटी v=vi cap। The instantaneous oscillating electric field of this EM wave is along positive y-axis, then the direction of oscillating magnetic field of the EM wave will be along। बहुत ही अच्छा सवाल है। इसको विजुलाइज करने के लिए सबसे पहले तो हम एक रेफरेंस फ्रेम बना लेंगे। हमें क्या बोला है कि वेलोसिटी x डायरेक्शन में, आई कैप में, देखो तो वो x डायरेक्शन में इस तरफ हमारी वेव जा रही है। अब हमारे पास एक रेफरेंस फ्रेम के लिए हम यहाँ पे y बना देते हैं, हमारे पास इस तरफ हो गया z। हमें क्या बोला गया है? किस दिशा में क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द y एक्सिस। ये रहा भाई हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड।
अब हमारा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, तीनों देखो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, इधर वेव जा रही है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा या उधर होगा, बस यही दो आंसर हो सकते हैं, या तो माइनस जेड डायरेक्शन होगा या प्लस जेड डायरेक्शन होगा। अब इन दोनों में से कौन सा होगा, कैसे करें, राइट हैंड रूल लगाना है भाई हमें, है ना। तो राइट हैंड रूल लगाएंगे हम। राइट हैंड रूल में ई क्रॉस बी से हमें इस दिशा में जाता हुआ देखेगा, देखो ई क्रॉस बी इधर, तो हमारा ई है वाई डायरेक्शन में और इस तरफ होगा तो हमारा एक्स डायरेक्शन में ऐसे जाती हुई जाएगी, तो हमें पक्का यहाँ से पता चल जाता है कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड इस दिशा में रहा होगा जरूर। करेक्ट, तो ये है हमारा पॉजिटिव जेड एक्सिस, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही आसान सवाल था, हमें बस क्रॉस प्रोडक्ट लेना आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The electric and magnetic field associated with an EM wave propagating along the positive Z axis can be represented by। अब इसको कैसे चेक करोगे, तो यहाँ पर देखो ई नॉट ई नॉट ई नॉट ई नॉट बी नॉट बी नॉट बी नॉट बी नॉट, मैग्नीट्यूड से फर्क नहीं पड़ रहा, हमें बस ये देखना है कि इनका जब क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे हम तो क्या होना चाहिए। देखो हमारे पास होना चाहिए ई क्रॉस बी से हमें सी का सिर्फ डायरेक्शन आ जाना चाहिए, ठीक है। तो डायरेक्शन कैसे हो जाएगा, डायरेक्शन जा रहा है z एक्सिस में, है ना, प्रोपगेटिंग अलोंग z एक्सिस, के कैप में जा रही है वो। तो देखो हमारे पास ऑप्शन था आई कैप क्रॉस जे कैप, करो आई कैप क्रॉस जे कैप करोगे, x क्रॉस y करोगे तो वो z ही आ जाता है ना, आप करके देख सकते हो। आई कैप क्रॉस जे कैप, एक्चुअली तो यही हमारा आंसर हो जाता है, यही हमें के कैप डायरेक्शन दे रहा है। इसको बना करके देखो ये क्या है, ई है, सॉल्व करते हैं इसको, x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, दिस इज z एक्सिस। हम एक काम करते हैं, हम हर ऑप्शन में वेव किस दिशा में ट्रैवल कर रही होगी उसको बना के देख लेते हैं। पहले केस में आई कैप क्रॉस जे कैप करना है, तो x की तरफ अपनी उंगली करो ये, फिर y की तरफ ऐसे उंगली करो, तो हमें इस तरफ z दिशा में हमारे पास ऑप्शन नंबर ए की वेव इस तरफ ट्रैवल कर रही होगी। दूसरी वेव क्या है, के कैप क्रॉस आई कैप, के कैप z डायरेक्शन से शुरू करना है, x तरफ घुमा देना है, तो ऊपर की तरफ देखो ऐसे आ जाएगा, z डायरेक्शन से शुरू करना है, x की तरफ घुमा दोगे तो ये आ जाएगा y की तरफ जाती हुई हमें दिखेगी, देखो ये वाली हो जाएगी हमारा ऑप्शन नंबर बी। तीसरा ऑप्शन क्या है, जे कैप क्रॉस आई कैप, तो जे कैप से आई कैप की तरफ आप ऐसे घुमाओगे तो हमारी वेव फिर चली जाएगी उस दिशा में नेगेटिव x में, ये ऑप्शन नंबर सी। और चौथा ऑप्शन देखो, जे कैप क्रॉस के कैप, जे क्रॉस के y से लेकर के z की तरफ करोगे तो वो x की तरफ चला जाएगा, है ना, सबको समझ में आया। तो हमारे पास चौथा ऑप्शन आ जाता है ये, दिस इज और ऑप्शन नंबर डी। तो हमने सभी का डायरेक्शन निकाल लिया, इसमें से हमें पता है कि सिर्फ ऑप्शन ए z डायरेक्शन में जा रही है, तो इसलिए ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In an electromagnetic wave in free space, the root mean square value of electric field is 6 volt per meter, ठीक है। The peak value of magnetic field is कितना। सबसे पहले तो फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है स्पीड ऑफ लाइट। यहाँ पर हम वैल्यूज रख देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है 6 और लाइट की स्पीड यहाँ पर नीचे आ जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की, इसकी वैल्यू क्या आ जाती है 6/3 इंटू 10⁸ विच इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻8 टेस्ला। ये तो कहीं पर ऑप्शन भी नहीं है और ये गलत भी है। तो पहली बात तो ये गलत क्यों है क्योंकि हमें देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की आरएमएस वैल्यू दी गई थी, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की पीक वैल्यू पूछी है। हमने यहाँ पर जो कैलकुलेशन करी है, यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर आरएमएस वैल्यू डालेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की भी आरएमएस वैल्यू ही आएगी। तो ये दिस इज मैग्नेटिक फील्ड की आरएमएस वैल्यू, BRMS इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻8 टेस्ला। नीट ने ये ऑप्शन ही नहीं बनाया, आधे स्टूडेंट्स का यही गलत हो जाता सवाल। फिर हम इसको पीक वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे, तो हमें पता है बी पीक इज इक्वल टू √2 टाइम्स BRMS। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दो किससे, 1.414 से, है ना, तो उसकी वैल्यू आ जाती है 1.414 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻8 विच इज इक्वल टू 2.8
28 into 10 raised to power minus 8 टेस्ला। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही आसान सवाल था। अगले सवाल को देखते हैं। द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन अ मीडियम ऑफ परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट एंड परमिएबिलिटी म्यू नॉट इज गिवन बाय। डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। हमें पता है सी की वैल्यू होती है, कितनी होती है, 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 3 के मार्क्स मिल रहे हैं। इफ एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट आर द इलेक्ट्रिक परमिटिविटी एंड मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इन वैक्यूम, एप्सिलॉन एंड म्यू आर द करस्पॉन्डिंग क्वांटिटीज इन मीडियम, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज। तो देखो ये बहुत ही आसान सवाल है। हमारे स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। हमें वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, उस मीडियम के लिए वेलोसिटी की वैल्यू हो जाएगी म्यू एप्सिलॉन की वैल्यूज हमें दी हुई है, सीधे सीधे आ गया। हमसे पूछा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। और इसको उल्टा मत लिख देना, v/c मत कर देना। क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा 1 से ज़्यादा होता है और यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में ज़्यादा होती है, बाकी सभी मीडियम में वैक्यूम से तो कम ही होती है उसकी वैल्यू। तो ये वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी आएगी। तो हमारा फॉर्मूला सही चल रहा है। इसकी वैल्यू रख दो भाई। सी की जगह वैल्यू रखोगे 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय 1/√μ एप्सिलॉन। यार ये सीधे सीधे ना आ जाएगा म्यू एप्सिलॉन अपॉन μ0 एप्सिलॉन नॉट, विच इज आंसर नंबर डी। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। An electromagnetic wave of frequency nu is equal to 3 megahertz passes from vacuum into a dielectric medium with relative permittivity epsilon is equal to 4. Then क्या होगा, क्या होगा? तो देखो सबसे पहली बात तो यहाँ पर मीडियम चेंज हो रहा है। मीडियम चेंज हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होती है, वेवलेंथ और हमारी क्या चेंज हो जाती है यार, स्पीड चेंज हो जाती है। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा हमारे पास होता है। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, वो सेम रहने वाली है। ओके तो हमारे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता कर ले। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो वैक्यूम से कहीं और गई है तो हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कुछ पॉजिटिव रही होगी, स्पीड की वैल्यू कुछ ना कुछ कम ही हुई होगी, वेवलेंथ भी कुछ ना कुछ कम ही हुई होगी। तो वेवलेंथ इज डबल्ड नहीं हो सकता, वेवलेंथ इज डबल्ड नहीं हो सकता, वेवलेंथ इज हाफ, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी बोथ रिमेन अनचेंज। तो हमारा ऑप्शन तो हमें यहाँ से दिख ही गया कि ऑप्शन नंबर सी हमारा आने वाला है। अब सवाल उठता है कि ये हाफ कैसे हो गई, क्या हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना आता है? जी हाँ, हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, √μr एप्सिलॉन r। इसकी वैल्यू हो जाएगी, देखो हमें क्या दिया है, म्यू आर की वैल्यू तो दे रखी है 1, कुछ बताया नहीं है, ठीक है, उसके म्यू के साथ क्या चेंज हो रहा है, और हमें रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू कितनी आ रखी है, वो है 4, तो इसकी वैल्यू आ जाती है 2। तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 दिया हुआ है, इसका मतलब उस मीडियम में वेलोसिटी हाफ हो जाएगी। बहुत ही आसान सवाल था। इसी के साथ हमारा टॉपिक खत्म हो गया। हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी हैं तो एक वेव ही। तो पहले हम वेव की कुछ प्रॉपर्टी रिवाइज कर लेते हैं, जो कि हम एक्चुअली वेव्स वाले चैप्टर में पूरी की पूरी पढ़ चुके हैं। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। हमारे पास वेव की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस 5। बहुत सिंपल। a होता है एम्पलीट्यूड, y होता है हमारा डिस्टर्बेंस, प्रेशर हो सकता है, एम्पलीट्यूड हो सकता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड कुछ भी हो सकता है, एम्पलीट्यूड उसके हिसाब से हमारी यूनिट्स आ जाएंगी। साइन के अंदर ओमेगा टी है, ओमेगा हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, ये के एक्स होता है, ये हमारा एंगुलर वेव नंबर होता है, और हमारे पास एक फाई एडेड होता है। अगर इनिशियल फेज कुछ है तो वहाँ पर वैल्यूज आ जाती हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, ओमेगा टी और के एक्स, अगर टी और एक्स के डायरेक्शंस साइन ऑपोजिट हैं, देखो यहाँ पे एक पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव, अगर ऑपोजिट साइन है तो वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही होगी। अगर दोनों का साइन सेम होगा, ये भी पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव होता है, इसका मतलब ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही होती है। इससे हमें ये पता चलता है। ओमेगा होती है 2πf, एफ को आप लिख सकते हो 1/t, तो ये हो जाता है 2π/t। के जो हमारा एंगुलर वेव नंबर है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा डिवाइडेड बाय वी, या फिर आप ओमेगा को फिर से लिख दो 2π/λ। यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है। फ्रीक्वेंसी होती है 1/t, सबको पता है।
वेलोसिटी होती है एफ लैम्डा, या फिर आप उसे लैम्डा बाय टी बोल सकते हो या ओमेगा बाय के बोल सकते हो। ये कुछ फॉर्मूले हैं, ये आपको रटे हुए होने चाहिए, तो एकदम याद होने चाहिए डायरेक्टली। बहुत सारे क्वेश्चंस नीट में इन सबसे पूछे जाते हैं। तो वेव से रिलेटेड दो ही सवाल है, वैसे इस बार तो उनको सॉल्व कर लेते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विद एन ईएम वेव in vacuum is given by E is equal to 40 cos kz minus 6 into 10 raised to power 8t। और ये आई कैप में जा रही है, देखो एक्स डायरेक्शन में जा रही है, फिर ए ई जेड एंड टी आर इन वोल्ट पर मीटर, ठीक है। द वैल्यू ऑफ वेव वेक्टर के इज, देखो के की वैल्यू क्या होती है, के की वैल्यू होती है 2 पाई बाय लैम्डा। तो यहाँ पर 2 पाई बाय लैम्डा और इसकी वैल्यू होती है ओमेगा अपॉन वी। हमें के की वैल्यू दे रखी है, हमें पता क्या करना है, हमें द वैल्यू ऑफ वेव वेक्टर के इज ओमेगा बाय वी। अच्छा यही तो हमें पता करना है के, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, इसको पता कर लेते हैं। के जेड, के इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इज इक्वल टू ओमेगा बाय वी। ओमेगा की वैल्यू है 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8, और ये हमारी ईएम वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो इसकी वेलोसिटी हमें पता है वो होती है 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8। तो ये आ जाता है हमारे पास 2। आंसर दिस इज ए इज द करेक्ट आंसर। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना था इसमें मुझको, सॉरी ये क्वेश्चन में के देखा ही नहीं, मैं कुछ और ही देखने लग गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन अ मीडियम इज रिप्रेजेंटेड बाय ई एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ई जेड इज ऑल्सो इक्वल टू 0, जेड डायरेक्शन में भी नहीं है, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ वाई डायरेक्शन में इस तरीके से है। तो हम इसका डायरेक्शन भी ऐसे बना सकते हैं, देखो ऐसे ऐसे ऐसे। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर 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 ऊपर नीचे हो रहा है, तो हो सकता है हमारी वेव इधर जा रही हो सकता है हमारी वेव इधर आ रही हो, किधर भी जा सकती है, अभी हमें पता नहीं है वेव किस तरफ मूव कर रही है। देखते हैं, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई की वैल्यू है 2.5 न्यूटन पर कूलम, ये तो इसका एम्पलीट्यूड हो गया, पीक वैल्यू हो गई, कॉस ऑफ सम ओमेगा टी माइनस समथिंग एक्स। तो इससे क्या हमें पता चलता है किस डायरेक्शन में ये मूव कर रही है। देखो यहाँ पर x की टर्म है, तो अभी x एक्सिस पे प्रोपेगेट कर रही होगी, या तो ये इधर जा रही होगी या इधर जा रही होगी। पता कैसे करेंगे, अगर हमारे x का और ये t का यानी कि k और ओमेगा वाले कोफिशिएंट्स सेम साइन के हो गए तो वो नेगेटिव में जा रही होगी, अगर ऑपोजिट साइन के तो पॉजिटिव में जा रही होगी। हम देखते हैं यहाँ पर ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये वाली नेगेटिव है, ऑपोजिट साइन है यानी कि पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रही है, तो मूविंग अलॉन्ग पॉजिटिव x डायरेक्शन, ये हमें पता चल गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखो, मूविंग अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन, मूविंग अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन, मूविंग अलॉन्ग माइनस एक्स, मूविंग अलॉन्ग वाई, तो ये हमारे सी और डी तो हो ही नहीं सकते, ये तो हो ही नहीं सकते। फिर हमारे पास क्या है, विद फ्रीक्वेंसी 10⁻⁶ हर्ट्ज, यहाँ पे भी विद फ्रीक्वेंसी 10⁻⁶ हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी पता करके हम दो ऑप्शन के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे कौन सा आंसर सही है। वेवलेंथ की बात करो, यहाँ पे वेवलेंथ एक में 100 मीटर है, दूसरे में वेवलेंथ 200 मीटर है, हमें पता चल जाए वेवलेंथ कितनी है तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो वेवलेंथ पता करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास देखो फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है k इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2 पाई अपॉन k। k की वैल्यू क्या है, यहाँ पे k होता है ये x वाला जो कोफिशिएंट होता है ना, तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे रख देंगे यहाँ पर पाई डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ जाएगा 2 पाई अपॉन पाई इंटू 0.01, यही है ना। पाई से पाई कट के हमारे पास लेमडा की वैल्यू आ जाती है 200 मीटर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगेन बहुत ही आसान सवाल था, देख करके लगता ओहो इतनी बड़ी इक्वेशन आ गई, ये हमसे सॉल्व नहीं हो पाएगा, लेकिन एक्चुअली इसका कोई काम ही नहीं है, बहुत ही सिंपल सी कैलकुलेशन थी, देख के घबराना नहीं है। इसी के साथ हमारे टॉपिक खत्म हो गया, चलते हैं अगले टॉपिक पे। रेडिएशन प्रेशर। रेडिएशन प्रेशर क्या होता है, देखो जब भी लाइट पड़ती है, लाइट होता है फोटोन, फोटोन आके इस पर पड़ेगा, फोटोन का कुछ मास होता है, इसके ऊपर बहुत सारे आप ऐसे चीजें फेंकोगे तो इस पर कुछ फोर्स लगेगा उधर, तो वही फोर्स लगता है, अब उसका कुछ एरिया होता है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया हमारे पास प्रेशर होता है, उसी को हम बोलते हैं रेडिएशन प्रेशर। रेडिएशन प्रेशर को हम कैसे पता करेंगे, देखो लाइट की कुछ इंटेंसिटी होती है, पहली बात तो इंटेंसिटी को आप एनर्जी फ्लक्स भी बोल सकते हो। कैसे बोल सकते हो, फ्लक्स क्या होता है, किसी भी एरिया से कोई चीज निकलती है, तो चाहे वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो, मैग्नेटिक फ्लक्स हो, तो हमारे पास एनर्जी का फ्लक्स हो जाता है कि पर यूनिट एरिया कितनी पावर डिलीवर हो रही है, उसी को हम इंटेंसिटी बोलते हैं। आई इज इक्वल टू पावर पर यूनिट एरिया, ठीक है, उसकी यूनिट हो जाती है वॉट पर स्क्वायर मीटर। फिर हम बात करते हैं प्रेशर की।
प्रेशर जो किसी भी सरफेस को महसूस होगा उसकी वैल्यू आ जाती है इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट। इसको याद कर लो बस। अब देखो हमारे पास किसी भी सरफेस के ऊपर प्रेशर लग रहा है तो उसको मैं एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो फोर्स हो जाएगा। देखो प्रेशर को हमने एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो फोर्स हो गया। फिर उसको मैं टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो हो जाएगा किसी भी समय तक कितना फोर्स लगा, तो वो हो जाता है हमारा जो मोमेंटम में चेंज होता है। तो उसको हम बोल देंगे मोमेंटम में कितना चेंज हुआ है। मान लो इसके ऊपर बहुत देर तक इंटेंसिटी लाइट आ रही थी तो इसको कुछ मोमेंटम मिल गया होगा, तो हम बोलेंगे मोमेंटम में जो चेंज हुआ है वो होता है, यहाँ पर PAT हमारा फॉर्मूला आ गया। अब इसी को देखो, पावर इंटू एरिया, सॉरी प्रेशर इंटू एरिया हमारी इंटेंसिटी हो जाएगी, सॉरी पावर डिलीवर्ड, और ये हो जाएगा हमारा टाइम। तो वो हो जाता है टोटल एनर्जी जितनी रिसीव हुई है डिवाइडेड बाय C। ये हमारा फॉर्मूला आता है। बस हमें ये दो फॉर्मूले याद रखने, ठीक है। अब इसमें भी दो चीज़ें हो सकती हैं। पहली बात तो फोटोन आएगा और ये पूरा का पूरा उसको लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, या फिर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो सकती है, फोटोन आएगा इसको मोमेंटम ट्रांसफर करके वापस इधर चला जाएगा। दूसरे वाले केस में इसके ऊपर डबल इम्पैक्ट पड़ता है। अगर ये यहीं आके चिपक जाता तो कम मोमेंटम ट्रांसफर होता है ना, MV मोमेंटम ट्रांसफर होता है। मान लो एक बॉल है तो अगर वो रिफ्लेक्ट करके वापस जा रहा है तो वो ट्वाइस ऑफ MV मोमेंटम ट्रांसफर करके जाएगा। तो हमारे पास अगर एब्जॉर्बिंग सरफेस है तो प्रेशर की वैल्यू होती है I/C और जो मोमेंटम में चेंज होता है वो होता है U/C। दोनों वैल्यूज याद कर लो। अगर हमारे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो सेम फॉर्मूलों के आगे 2 लगा देना, हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हमारे पास सिर्फ 2 फॉर्मूले हैं, बड़ा ही आसान है। क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। अ रेडिएशन ऑफ एनर्जी E falls normally on a perfectly reflecting surface. The momentum transferred to the surface is, तो हमारे पास देखो E एनर्जी रिसीव कर ली उसने एनर्जी रिसीव कर ली E, और हमें पता है कि जो हमारा चेंज इन मोमेंटम होता है उसकी वैल्यू होती है एनर्जी रिसीव्ड अपॉन C। तो हमारा E/C आंसर हो जाता है D। लेकिन ये तब होता है जब वो चीज़ एब्जॉर्ब हो जाती है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमें दिया परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 टाइम्स E/C और हमारा ऑप्शन नंबर A करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सवाल है, 2015 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइट विद एन एनर्जी फ्लक्स ऑफ 25 इंटू 10⁴ वॉट पर स्क्वायर मीटर, ये हमारे पास इंटेंसिटी आ गई, फॉल्स ऑन ए परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट नॉर्मल इंसिडेंस, यानी 90 डिग्री के एंगल पे उस पर गिर रही है। अगर किसी और एंगल पे गिर रही होती तो हमें साइन थीटा कॉस थीटा करना पड़ता। इफ द सरफेस एरिया इज 15 स्क्वायर सेंटीमीटर, द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द सर्फेसेस, देखो फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाती है, फोर्स हो जाता है हमारा प्रेशर टाइम्स एरिया। प्रेशर की वैल्यू कितनी हो जाती है, इंटेंसिटी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट मल्टीप्लाइड बाय एरिया। तो यहाँ पर बस खाली हमें वैल्यूज रखनी है। इंटेंसिटी है 25 इंटू 10⁴, हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 इंटू 10⁸, और हमारे पास एरिया जो दिया हुआ है 15 स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ पे 15 वैल्यू हम नहीं रख सकते, हमें रखना होगा 15 इंटू 10⁻⁻⁴। यहाँ पर ये -4 से -4 कट गया, ये 3 से ये कट गया, 5 बचेगा। 25 इंटू 5 की वैल्यू कितनी होती है, 125 इंटू 10⁻⁻8, या फिर इसी को आप बोल सकते हो 1.25 माइक्रो न्यूटन। ये हमारा गलत आंसर है एक्चुअली। हमारे पास यहाँ पर देखो फिर से अगेन इट इज़ अ परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो यहाँ पर हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फोर्स इज इक्वल टू 2 इंटू 1.25 माइक्रो न्यूटन विच इज इक्वल टू 2.5 माइक्रो न्यूटन। ऑप्शन नंबर B करेक्ट आंसर है। तो इस बार नीट ने अच्छे ऑप्शन बनाए हैं और मैं भी उसमें फंस गया था, या फिर मैं ट्रिक लगा के बैठा हुआ था। गेस करते रहो, हम चलते हैं अगले टॉपिक पे। हमारा आखिरी टॉपिक है EM स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक स्पेक्ट्रम होता है। कैसे होता है, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कुछ फ्रीक्वेंसी होती है और हमारे पास अलग अलग फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कुछ ऐसे लिस्ट कर दिया। तो कुछ लाइट्स होती है जो हमें इंसानों को दिखती है, विजिबली हम उनको देख पाते हैं, बाकी को हाँ हम इंसान नहीं डिटेक्ट कर पाते लेकिन अलग तरीके से उन्हें डिटेक्ट करते हैं, या फिर उनके कुछ इफेक्ट्स हम देखते हैं, जैसे रेडियो वेव्स हो गई हैं, वो रेडियो एंटीना से हम डिटेक्ट कर लेते हैं, या माइक्रोवेव को हम खाना पका करके देखते हैं, उससे कुछ से गर्मी आ रही है, या फिर इंफ्रारेड वेव्स हो सकती हैं, गामा रेज हो सकती हैं, बहुत तरह की वेव्स होती हैं। इसका डिटेल्ड आपको जो चीज़ें हमें पढ़नी है वो NCERT बुक में मिल जाएगी। हम इसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं। वैसे मैं आपको बता देता हूँ बेसिक सा कि हमारा विजिबल स्पेक्ट्रम बहुत ही छोटा सा होता है। उसके बाद इस तरफ होती है हमारे पास
अल्ट्रावायलेट रेज इस तरफ होती है हमारे पास इंफ्रारेड वेव, और उसके बाद इधर हमारे पास सबसे लंबी लंबी जो वेवलेंथ होती है वो रेडियो वेव्स की होती है। यहाँ पर होता है हमारे पास माइक्रोवेव, इधर हमारे पास अल्ट्रावायलेट के बाद फिर एक्स रेज आती हैं, एक्स रेज के बाद सबसे ज़्यादा जिसमें एनर्जी होती है वेव्स में वो होती है हमारी गामा रेज। ठीक है, तो अब आप सवाल पूछोगे कि माइक्रोवेव में गामा रेज को हम क्यों नहीं यूज़ करते हैं, खाना पकाने के लिए हम माइक्रोवेव को क्यों यूज़ करते हैं? तो इस बात से दोनों बात में अंतर है कि माइक्रोवेव में एनर्जी कम है, मान लो गामा रे में ज़्यादा है, लेकिन वो गामा रे की एनर्जी एब्जॉर्ब भी होनी चाहिए खाने को गर्म करने के लिए। उसमें मान लो इतनी ज़्यादा एनर्जी वो जाकर के आपके न्यूक्लियस को तोड़ दे, हमें वो भी नहीं करना है। तो हमें अलग अलग यूज़ केस देखने पड़ते हैं, तो ऐसे सवाल मत करना। हम देखते हैं, ये मोस्टली ये वाला टॉपिक इन्फॉर्मेशन बेस्ड है, कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए। विच कलर ऑफ द लाइट हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ? अब लाइट में हमारे पास होता है VIBGYOR, विबग्योर। उसमें हमें पता है कि वॉयलेट की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन रेड की हमारी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, रेड की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एनर्जी ऑफ EM वेव्स इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 15 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। टू विच पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम डज इट बिलोंग? तो इसका आंसर होता है ये हमारी एक्स रेज होती हैं। ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, NCERT में इसका चार्ट है, उन वैल्यूज को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैज द लीस्ट वेवलेंथ? लीस्ट वेवलेंथ या फिर हम बोल सकते हैं हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यानी सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में होगी? तो यहाँ पर हमें पता है गामा रेज में सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, उसके बाद आती है हमारी एक्स रेज, फिर हमारी अल्ट्रावायलेट आएगी, और फिर सबसे बाद में आ जाएगी इंफ्रारेड। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ? रेडियो वेव्स है क्या यहाँ पे? यस, रेडियो वेव्स में हमारी सबसे लंबी वेवलेंथ होती है। रेडियो वेव से छोटी होती है माइक्रोवेव की, माइक्रोवेव से छोटी एक्सरे, गामा रे की सबसे ज्यादा छोटी गामा रे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, अल्ट्रावायलेट एंड गामा रेज। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, छोटी किसकी होगी? देखो सबसे छोटी तो हो जाएगी गामा रे की, तो इस तरफ आ जाएगा हमारा लेमडा ऑफ गामा, सबसे छोटी उसकी हो जाएगी। फिर हमारे पास क्या है? गामा है, इंफ्रा है, अल्ट्रा है, तो उसके बाद आ जाएगी हमारी अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट कोई हमें विजिबल लाइट दी है क्या? विजिबल लाइट होती तो वो यहाँ आ जाती, वो नहीं है। उसके बाद आ जाती है हमारी इंफ्रारेड, लेमडा ऑफ इंफ्रारेड, और फिर हमारे पास आ जाती है माइक्रोवेव, लेमडा ऑफ माइक्रो। तो हमारा ए इज द करेक्ट आंसर। वैसे टेक्निकली देखा जाए तो इंफ्रारेड, रेड के इधर वाली सब हमारी इंफ्रारेड होनी चाहिए। माइक्रोवेव को भी आप बोल सकते हो क्या कि वो इंफ्रारेड है, मीनिंग वाइज तो उसका वही निकल रहा है। अल्ट्रावायलेट मतलब वॉयलेट के ऊपर जो भी है वो सारी की सारी को आप अल्ट्रावायलेट बोलोगे क्या? बोल सकते हो, लेकिन हम फिर उसके आगे और कैटेगराइजेशन कर रखा है कि ये गामा है, ये एक्सरेज है। एक्सरेज में भी होती है सॉफ्ट एक्सरेज, हार्ड एक्सरेज, इस तरीके से हमारे पास कैटेगराइजेशन। ठीक है, तो हमें ज़्यादा यहाँ पे वर्ड प्ले नहीं करना है, हमें जो प्रैक्टिकली सब लोग यूज़ करते हैं हमें उन्हीं वैल्यूज़ को याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ लैम्डा वी, लैम्डा एक्स, लैम्डा एम रिप्रेजेंट द वेवलेंथ्स ऑफ विजिबल लाइट, एक्सरेज एंड माइक्रोवेव रेस्पेक्टिवली, तो बताओ सबसे ज़्यादा लंबी वेवलेंथ किसकी होगी? माइक्रोवेव सबसे ज़्यादा होगी, एक्सरे सबसे छोटी होगी, लाइट कहीं बीच में होगी। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? लेमडा ऑफ माइक्रोवेव सबसे बड़ी है और लेमडा ऑफ एक्सरे सबसे छोटी है, और बीच में कहीं लेमडा ऑफ विजिबल आ रही होगी। ऐसा हमारा ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। द फ्रीक्वेंसीज ऑफ एक्सरेज, गामा रेज एंड अल्ट्रावायलेट रेज आर रिस्पेक्टिवली A, B एंड C। अच्छा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है गामा रे के पास, तो उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा रहेगी, सॉरी है ना, तो गामा की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, तो गामा को इनने B लिखा है, B की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। फिर उसके बाद हमारी एक्सरे होती है जो है A, और फिर उसके बाद है अल्ट्रावायलेट जो है C, तो BAC ऑप्शन यहाँ पे। अच्छा, ऐसे ऑप्शन ही नहीं है, अलग अलग पेयर में बना दिए, तो B A से बड़ा है और B C से भी बड़ा है, तो ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट आंसर। B को हम मार्क कर सकते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिक आउट द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ फ्रॉम द फॉलोइंग टाइप ऑफ रेडिएशन। तो हमारे पास लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है रेडियो वेव्स,
वो यहाँ पे ऑप्शन में है क्या, नहीं दिख रहा है। तो इनमें से कौन सी होगी, देखो गामा और एक्स रे, ये तो दोनों इनकी बहुत छोटी छोटी होती है वेवलेंथ। फिर हमारे पास विजिबल लाइट है, ब्लू लाइट और रेड लाइट। इसमें हमें पता है ब्लू की सबसे छोटी होती है, रेड की सबसे ज़्यादा बड़ी होती है। तो हमारा आंसर आ जाएगा डी, रेड लाइट की सबसे ज़्यादा, इन चारों में सबसे लंबी वेवलेंथ उसकी होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज़ द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ। अरे क्या यही सवाल बार बार आ रहा है यार, अच्छे से याद करके जाना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बहुत ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं और उनमें कुछ नहीं है सॉल्व करने के लिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज़ द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ, गामा रेज, सिंपल। उसके बाद कौन सी आती है जल्दी बताओ, उसके बाद आ जाएगी एक्स रे, फिर आएगी अल्ट्रावायलेट वेव, फिर आ जाएगी माइक्रोवेव, अगर हमें ऑर्डर में लगाने को बोला है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच इज बेस्ट सूटेड टू ऑब्जर्व ए पार्टिकल ऑफ रेडियस इतना इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, ये आ गया ना सवाल, कैसे सॉल्व करोगे। तो इसको इस तरीके से देखा जाता है कि हमारे पास मान लो ऐसी वेवलेंथ है, ठीक है, कोई भी पार्टिकल है, इसको हम देखते हैं लाइट से, तो लाइट जाती है उस पर टकरा के वापस आती है। अब मान लो लाइट की वेवलेंथ इतनी बड़ी है और ऑब्जेक्ट छोटी सी रह गई, तो लाइट उसको ठीक से रिफ्लेक्ट होकर के वापस नहीं आएगी। तो हमें पास ऐसा होना चाहिए कि ये जो ऑब्जेक्ट है उससे छोटी होनी चाहिए वेवलेंथ, कि जितनी ज़्यादा छोटी होगी उतना अच्छा। तो एक मिनिमम हमें पता चलेगा कि लंबाई होनी चाहिए, तो हम लिख सकते हैं उसकी जो वेवलेंथ होगी लेमडा शुड बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 3 × 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर। हम यहाँ से ये चीज़ पता कर सकते हैं। ओके, अब ये मत करना डबल होगी, हाफ होगी, क्या होगी, इस ऑर्डर की होगी। हमसे सिर्फ ऑर्डर पूछा है, एग्जैक्ट वेवलेंथ पूछ भी नहीं सकते, कोई सेंस नहीं बनाता सवाल। हमारे को पता है v = f लैम्डा होता है। हमसे क्या पूछा है, फ्रीक्वेंसी, तो f की वैल्यू हो जाएगी f = v डिवाइडेड बाई लैम्डा। वेलोसिटी है 3 × 10⁸, लेमडा की वैल्यू है 3 × 10⁻⁻⁴, यहाँ से ये कट गया। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाती है 10⁻12 हर्ट्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, इसका आंसर आप क्या मार्क करोगे, मतलब ये वो फ्रीक्वेंसी है, इतनी फ्रीक्वेंसी होगी तो हम इसको देख पाएंगे। इससे ज़्यादा अगर मैं फ्रीक्वेंसी कर दूँ तो क्या होगा, अब स्पीड तो उतनी है, ठीक है, v तो कांस्टेंट होता है, अगर मैं फ्रीक्वेंसी और बढ़ा दूं तो वेवलेंथ और छोटी हो जाएगी, यानी इससे वेवलेंथ हमारी छोटी हो जाएगी। तो एक्चुअली इससे ज़्यादा कोई भी फ्रीक्वेंसी लो, उससे मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकता हूँ। तो मैं किसी को भी देख सकता हूँ, मैं इसमें भी देख पाऊंगा, इसमें भी देख पाऊंगा, इसमें भी देख पाऊंगा। और मुझसे पूछा है बेस्ट सूटेड टू ऑब्जर्व ए पार्टिकल ऑफ रेडियस। बेस्ट सूटेड का मतलब क्या, मैं तो बेस्ट ले लूंगा। अगर मुझे पूछा है बेस्ट क्या है, तो यार मैं तो फिर ये वाला ले लेता हूँ। अगर मुझे ये देखना ही नहीं है और कोई पैरामीटर, तो मेरा आंसर फिर ये होना चाहिए। अब इसमें आप किसको मार्क करोगे, मेरे हिसाब से तो आंसर शुड बी ए, क्योंकि हमने ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी कवर करी है। ये बेस्ट फ्रीक्वेंसी है ज़रूरी नहीं है, इतनी तो मिनिमम होनी चाहिए। बेस्ट तो ले लो, इससे जितनी ज़्यादा ले सकते हो ले जाओ, इसको 10⁻15 को ले लो। आंसर हम फिर ऐसे केस में ए को मार्क कर देंगे। अगला सवाल देखते हैं। वी कंसिडर द रेडिएशन एमिटेड बाय द ह्यूमन बॉडी। ओके, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, बताओ। द रेडिएशन एमिटेड लाइज इन द अल्ट्रावायलेट रीजन एंड हेंस इज नॉट विजिबल। तो जो हमारे रेडिएशन निकलते हैं, ये हमें किससे पता चलता है, ये हमारे टेम्परेचर की पावर 4 के प्रोपोर्शनल होते हैं। ये सब हम चीज़ें पढ़ चुके हैं। अच्छा, हमारी बॉडी से या जो भी रेडिएशन निकल रहे होते हैं वो एक्चुअली इंफ्रारेड रीजन में होते हैं, इसलिए वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। या फिर आप किसी भी चीज़ को गर्म करते आते हो, जैसे लोहे को गर्म करते हैं, तो पहले वो ग्लो नहीं करता है, फिर उसमें से रेड लाइट निकलना शुरू होती है, फिर टेम्परेचर बढ़ाते आते हैं तो फिर पर्पल हमें होने तक लग जाता है। इस तरीके से उसकी वेवलेंथ बदलती है। टेम्परेचर के हिसाब से बहुत ज़्यादा गर्म करोगे तो विजिबल रेंज में आएगी लाइट, वरना नहीं आएगी। तो द रेडिएशन एमिटेड इज इन इंफ्रारेड रीजन, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। द रेडिएशन इज एमिटेड ओनली ड्यूरिंग द डे, नहीं, ये करेक्ट आंसर नहीं है। दिन हो या रात, अगर उसका टेम्परेचर 0 केल्विन के अलावा कुछ भी है तो उसमें से कुछ ना कुछ एनर्जी निकल रही होगी। द रेडिएशन इज एमिटेड ड्यूरिंग द समर्स एंड एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द विंटर, ये तो कुछ भी ऑप्शन बना दिया है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। रेडिएशन को क्या पता यार, गर्मी चल रही है, मौसम देख के थोड़ी ना निकलेगा वो। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द हीटिंग अप ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर ड्यू टू ग्रीन प्लांट्स। नाम मैच करा है, ग्रीन ग्रीन नहीं। ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है कि चीज़ें
जब ट्रैप हो जाए। ग्रीन हाउस होते क्या था पहले, सर्द जगहों में ऐसे पौधे उगाने के लिए ऐसे डोम बना देते थे, उसके अंदर पौधे उगाते थे। तो डोम बनाने के कारण क्या होता था, उसमें हवा ट्रैप रहती थी और ट्रांसपेरेंट होता था, तो उसमें सन की किरणें आती थी और उसके अंदर ही रह जाती थी वहाँ पर ट्रैप होकर के हीट, तो वहाँ टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा हुआ रहता था, उसी को ग्रीन हाउस बोला जाता था। ऐसा ही सेम कॉन्सेप्ट पे हमारे सोलर कुकर्स बनते थे पहले, तो सोलर कुकर में भी ऐसे लगाते थे, उसके ऊपर एक कांच लगा देते थे, तो लाइट आती थी अंदर तो चली जाती थी, पर अंदर से बाहर आने वाली जो इंफ्रारेड रेज हैं जो टेम्परेचर को निकाल देती हैं रेडिएशन के जरिए, वो बाहर नहीं आ पाते थे। तो यहाँ पर हमारी इंफ्रारेड रेज कैप्चर हो जाती हैं, वो वापस बाहर नहीं निकल पाती हैं, और यही फिनोमेना यूज होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण, जो हम चीज़ों को गर्म करते हैं वो ये होता है। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। द कंडीशन अंडर विच अ माइक्रोवेव ओवन हीट्स अप अ फूड आइटम कंटेनिंग वाटर मॉलिक्यूल्स मोस्ट एफिशिएंटली इज। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। अगर हमें खाना पकाना है, खाना गर्म करना है, तो हमें उससे कुछ एनर्जी देनी होगी। अब एनर्जी हम बहुत तरीके से दे सकते हैं, उसके ऊपर आप EM वेव्स डाल दो या उसको आप डायरेक्टली आग के ऊपर ले जाओ। अगर हमें EM वेव्स के ज़रिए ही उसको गर्म करना है, तो EM वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है, वो फ्रीक्वेंसी अगर पानी के मॉलिक्यूल्स, क्योंकि हर एक खाने के आइटम में पानी तो होता ही होता है, अगर पानी के मॉलिक्यूल की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए तो सबसे ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफ़र होगा, मोस्ट एफिशिएंटली ट्रांसफ़र होगा। अगर उससे कम या उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आप रखोगे तो भी थोड़ा थोड़ा एनर्जी ट्रांसफर होगा, लेकिन उतना एफिशिएंट नहीं होगा, फिर वो आपकी रेज इधर उधर कहीं कहीं चली जाएंगी, फालतू आपका बिजली का बिल बढ़ता रहेगा। इसीलिए माइक्रोवेव्स को इस तरीके से यूज़ किया जाता है। नहीं तो आप कोई और रेज भी यूज़ कर सकते थे, हमने वो फ्रीक्वेंसी चुनी जो पानी के मॉलिक्यूल से रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से मैच करती है। इसीलिए इसका जो आंसर होता है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव मस्ट मैच द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। डी इज़ द करेक्ट आंसर। और हमने पानी को इसलिए चुना क्योंकि ऑलमोस्ट सभी खाने में पानी तो होता ही होता है, और इसका एग्जांपल भी आप देख सकते हैं। पापड़, सूखा पापड़ को लेना, माइक्रोवेव में डाल के चला देना, ज़्यादा गर्म नहीं होगा। उसी पापड़ के ऊपर पानी चिपका देना, उसको थोड़ा गीला करके फिर उसको गर्म करना, देखना तुरंत गर्म हो जाएगा। माइक्रोवेव से निकली तो सेम माइक्रोवेव थी, लेकिन पानी की मौजूदगी के कारण वो बेटर तरीके से एफिशिएंटली एब्जॉर्ब होकर के पापड़ को गर्म कर पाए, नहीं तो वो गर्म नहीं हो पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is positively charged? यहाँ पर रेज पार्टिकल चल क्या रहा है, तो यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। हमारे पास अल्फा पार्टिकल होता है, ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। हमारे पास बीटा भी पार्टिकल होता है, ये इलेक्ट्रॉन जब निकलता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। और हमारे पास गामा रे होती है, ठीक है, गामा रे होती है जब न्यूक्लियर का कोई डिवीजन वगैरह होता है, वो सब चीज़ें हम पढ़ेंगे, तब वहाँ से बहुत ही हाई एनर्जी की हमारी रेज निकलती है, उनको गामा रेज बोलते हैं। तो हमारे पास नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल अल्फा पार्टिकल होता है। ये ए हमारा आंसर आता है। और एक्स रे तो हमारी EM वेव्स होती हैं, एक्स रेज ये दोनों रे हैं, ये EM वेव्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेज इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? तो इनमें से कौन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है? हीट रेज तो रेज है, एक्स रेज भी रेज है, गामा रे भी रे है, बीटा रे नहीं है, ये एक्चुअली पार्टिकल्स की स्ट्रीम होती है। तो फिर सवाल उठता है कि ये पार्टिकल है तो इसको वेव क्यों बोल रहे हो, इसको रे क्यों बोल रहे हो, किरण काय की है ये? तो एक्चुअली बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स अगर एक दिशा में जाएंगे तो उसको रे बोल दिया जाएगा, और इलेक्ट्रॉन्स भी जब चलते हैं तो उसका मास बहुत कम होता है, तो वहाँ पर डुअल नेचर वो शो कर देता है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन का यूज़ करके हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाते हैं बहुत छोटी छोटी चीज़ें देखने के लिए। तो हर एक चीज़ का पार्टिकल और वेव नेचर होता है, इसलिए उसको वेव कभी कभी बोला जा सकता है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि बीटा रेज आर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स और कुछ भी नहीं है वो। नेक्स्ट टॉपिक, सॉरी क्वेश्चन, द स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड्स इज इन्वेस्टिगेटेड बाय यूजिंग। तो ये आप जब स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में पढ़ोगे कि हमारे पास जो भी लैटिस होता है, लैटिस को स्टडी करने के लिए उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, वो उसके हिसाब से हमें रेज चुननी पड़ती हैं, और जो रेज हम चुनते हैं वो एक्चुअली होती हैं एक्स रेज। तो इसको भी आप याद कर सकते हो, हमारी एक्स रेज के ज़रिए हम लैटिस स्ट्रक्चर पता करते हैं, उसके बीच में जो भी चीज़ें हमें पता करनी होती है, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन वगैरह करके पता लगाते हैं एक्स रेज के ज़रिए। नेक्स्ट इज नथिंग। हमने इसी के साथ सारे के सारे क्वेश्चन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से आए थे, सारे के सारे इस एक सिंगल वीडियो में कवर कर लिया। आपने देखा होगा बहुत सारे क्वेश्चंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से आते हैं, तो उसको अच्छे से याद रख लो। और मेरी लाइव क्लासेस होती है तो प्लीज़ फॉलो करो मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे, वहाँ पर जब भी मेरी लाइव क्लासेस होगी आपको नोटिफिकेशन आएगा। एक क्लास अभी है शाम को 7 बजे,
तो आ जाओ, शाम को 7 बजे हम फिर से थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे। यूज माई कोड विक्रांत टू अनलॉक योर फ्री प्लान ऑन द अनअकैडमी लर्निंग ऐप। और मिलते हैं, लाइव पढ़ेंगे हम अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे। यूज माई कोड विक्रांत। दिस इज एंड गेम। सारे के सारे नोट्स और सारे के सारे वीडियोज़ के लिए आ जाना है bit.ly/physicsendgame। बाय बाय।